हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो रात के 10 बजे होती है और डेली फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट होता है जिसका आंसर आप सभी को करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस मॉक टेस्ट से जुड़ सके। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो ये जितने भी प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका प्रश्न है कि पिरामिड किस देश में है? ऑप्शन ए यूनान, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी सऊदी अरब। तो बताइए फ्रेंड्स, मिस्र किस देश में है? पिरामिड किस देश में है? तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, यहाँ पे हो जाएगा मिस्र। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने मिस्र सभ्यता के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो पिरामिड जो बनाते थे, जो मृत शरीर था उसको बहुत ही अच्छे 100 साल तक बहुत ही अच्छे से पिरामिड में रखते थे रासायनिक लेप लगाकर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस्र। अगला आपका प्रश्न है कि पहिए का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, धातु काल में। तो बताइए फ्रेंड्स, पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो फ्रेंड्स पहिए का आविष्कार जो हुआ था वो हुआ था नव पाषाण काल में। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो पहिए का आविष्कार हुआ था वो नव पाषाण काल में हुआ था, लेकिन जो पहिए का सबसे विकसित रूप आया वो आपका कांस्य युग में आया था। जी हाँ फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही पहिए के आविष्कार से बहुत ही उसमें लाभ हुआ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो आविष्कार हुआ ये नव पाषाण काल में हुआ था। अगला आपका प्रश्न है कि गायत्री मंत्र का संबंध है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। तो बताइए फ्रेंड्स, गायत्री मंत्र का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी गायत्री मंत्र का संबंध है वो है ऋग्वेद से, यानी 63 का ऑप्शन नंबर ऑफ करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि पुराणों की संख्या है ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 12। तो बताइए फ्रेंड्स, पुराणों की संख्या है कितनी है? तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। पुराणों की जो संख्या होती है वो होती है 18। तो यहाँ पर आपका अ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 18। अगला आपका प्रश्न है कि बुद्ध, शंख एवं धर्म त्रिरत्न है जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, और तथा व दोनों इनमें से कोई नहीं। तो बुद्ध, शंख एवं धर्म ये त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे हो जाएगा 65 का कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, शंख एवं धर्म। अगला आपका प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध, लकुलिश, शातकर्णी, वासुदेव। तो बताइए फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे कौन है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे वो थे महात्मा बुद्ध। अगला आपका प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता घाटी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है, बताइए, हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता, यानी सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है वो है हड़प्पा सभ्यता। अगला आपका प्रश्न है 68 की आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु, शतुद्री, सरस्वती, गंगा। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे 68 का ऑप्शन नंबर अ करेक्ट हो जाएगा, यानी आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर अ करेक्ट है, यानी 68 का सिंधु। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। तो बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना था, पशुपालन करना था, शिकार करना था, यानी मुख्य सबसे महत्वपूर्ण। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानगार कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में। तो सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। ठीक है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया जाता है, वो पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। अगला आपका प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रोपड़ से, लोथल से, कालीबंगा से या फिर वड़ावली से। तो बताइए फ्रेंड, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हाथ से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप सभी का राइट आंसर बिल्कुल सही है, यहाँ पे हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से, चनहुदड़ो से, वड़ावली से। तो सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा कि सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो वो मिला है कालीबंगा से, यानी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1935, 1942, 1901, 1921। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1921 में। अगला आपका प्रश्न है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समाज, क्षमतावादी, दास, श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। तो बताइए फ्रेंड्स, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, यानी हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो वो आपका था यहाँ पे यानी उचित क्षमतावादी। अगला आपका प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक खींची गई रेखा है भूमध्य रेखा, देशांतर रेखा, कर्क रेखा, छवि। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जो खींची गई रेखा है ये क्या होती है? जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक खींची गई जो रेखा होती है वो होती है देशांतर रेखा। अगला आपका प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है गुट निरपेक्षता का, धर्म निरपेक्षता का, सांप्रदायिकता का, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है वो है सांप्रदायिकता, यानी ऑप्शन नंबर श। अगला आपका प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार या फिर अपना उत्तर प्रदेश। बताइए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपना उत्तर प्रदेश हो जाएगा।
ठीक है, यानी भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है वो है अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बोले तो आपका महाराष्ट्र हो जाता, राजस्थान हो जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा है मैकमोहन रेखा का, मकर रेखा का, कर्क रेखा का, रेड क्लिफ रेखा का। तो बताइए फ्रेंड्स, भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, रेड क्लिफ सीमा। ठीक है, यहाँ पे आपका द करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि भारत तथा चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा है मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। तो बताइए भारत तथा चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो क्या है, जैसे कि अभी हमने जस्ट डिस्कस किया रेड क्लिफ रेखा। तो आप सभी का आंसर तो बिल्कुल सही है। ठीक है, भारत तथा चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो है मैकमोहन रेखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर अ करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा, मकर रेखा और तथा व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा क्या है, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा है वो है कर्क रेखा। अगला आपका प्रश्न है कि चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में वर्णन है तत्कालिक सामाजिक स्थिति का, राजनीतिक स्थिति का, धार्मिक स्थिति का, कोई नहीं। तो चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में वर्णन तात्कालिक है, क्या है बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में वर्णन है तत्कालिक राजनीतिक स्थिति का। अगला आपका प्रश्न है कि आदि मानव अपनी रक्षा के लिए जिन औजारों का प्रयोग करते थे वे बने थे लोहे के, तांबे के, पत्थर के या लकड़ी के। तो फ्रेंड्स आदि मानव अपनी रक्षा के लिए जिन औजारों का प्रयोग करते थे वे बने थे पत्थर के, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 82 का स। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता है, इतिहास, रसायन शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल। तो बताइए कि इतिहास के अंतर्गत इसमें क्या नहीं आता है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं आता है। जैसे कि सामाजिक अध्ययन में हम इतिहास भी पढ़ते हैं, भूगोल भी पढ़ते हैं, नागरिक शास्त्र भी पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र भी पढ़ते हैं, बट जो आपका रसायन शास्त्र है ये हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे आपका ब। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा है भूमध्य रेखा, देशांतर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा है, तो फ्रेंड्स पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली जो रेखा है वो है भूमध्य रेखा। जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा है, तो वहाँ पर जो था वो था कर्क रेखा, लेकिन पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा है वो है भूमध्य रेखा। अगला आपका प्रश्न है कि किस ग्रह को सौर परिवार से हटा दिया गया है, अरुण को, वरुण को, यम को, मंगल को। तो बताइए फ्रेंड्स किस ग्रह को सौर परिवार से हटा दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, जो आपका यम ग्रह है इसको सौर परिवार से हटा दिया गया है, यानी 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यम। अगला आपका प्रश्न है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, ठीक है, यानी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, यानी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है और तथा वह दोनों, इनमें से कोई नहीं। यानी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है, बताइए फ्रेंड्स, हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है।
ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ब करेक्ट हो जाएगा, चंद्र ग्रहण। ठीक है फ्रेंड्स, अगला आपका प्रश्न है कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो उसे कहते हैं, यानी देखिए पहला ये इसमें इन दोनों में बहुत ही कंफ्यूजन होता है। तो देखिए पहले जो चंद्र ग्रहण होता है तो उसमें क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या होता है, पृथ्वी आ जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण लगता है। लेकिन जब सूर्य ग्रहण की बात करें तो पृथ्वी और सूर्य के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण हो जाता है। तो इस तरीके से, क्योंकि आप सभी को पता है कि चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है, तो जब पृथ्वी के सामने सूर्य ग्रहण के जो सूर्य होता है उसके सामने पृथ्वी आ जाती है, क्योंकि पूरा ढक जाता है, इसकी वजह से पूरा अंधेरा हो जाता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको, सूर्य ग्रहण। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, पंजाब में, सिंध में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में। तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, वो स्थित है, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, सिंध में। अगला आपका प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त समय है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, निश्चित नहीं हो सकता। बताइए फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त समय है, क्योंकि बहुत सारा इसमें डिफरेंटेड पाया जाता है तो इसलिए सर्वाधिक जो माना जाता है इसको ही मान लिया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, यानी 89 का ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, नगर स्तर पर, जिला स्तर पर। तो बताइए फ्रेंड्स, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज प्रणाली यानी ग्राम स्तर पर। ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन होता है ग्राम स्तर पर, नाम से ही पता चल रहा है, इसलिए 89 का और करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, मुद्राएं, जौ, कपास, कहाँ से किया जाए। तो बताइए फ्रेंड्स, हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल सही है। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो वो था कपास। ठीक है, यहाँ पे आपका 91 का करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है, सर जॉन मॉर्सन, R.D. बनर्जी, ए कनिंघम, दयाराम साहनी। बताइए फ्रेंड्स, और जो राखल दास बनर्जी है वो किसकी है, ये भी आप बता सकते हो किसके खोज किए हैं। तो आप सभी का आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, यहाँ पे हो जाएगा दयाराम साहनी, और जो आपके राखल दास बनर्जी है वो मोहनजोदड़ो की खोज किए हैं। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता 1921 ईस्वी। अगला आपका प्रश्न है कि किस सभ्यता को नील नदी का प्रदान कहते हैं, असीरिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता और आपका मिस्र की सभ्यता। तो किस सभ्यता को नील नदी का प्रदान कहा जाता है, बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही। यहाँ पे हो जाएगा मिस्र की सभ्यता। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता से हमने डिस्कस भी किया था। मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच का समूह है, जिसमें आपका दजला और फरात नदी आ जाता है, उसके बीच स्थित है मेसोपोटामिया। ठीक है, अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि सूर्य के ग्रहों की संख्या है 5, 7, 6, 8। तो बताइए फ्रेंड्स, सूर्य की ग्रहों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स सूर्य की ग्रहों की संख्या है वो है 8। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि वे रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समांतर उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के भाग में पूर्व से पश्चिम की ओर खींची मानी जाती है कहलाती है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, कर्क रेखा या फिर आपका मकर रेखा। तो जस्ट हमने अभी देशांतर रेखाएं डिस्कस किया।
ठीक है। तो देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप सभी का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अक्षांश रेखाएं, जो आपका पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है उसे हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में और तथा वो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि इस तरीके से होता है। ठीक है। तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, तो भारत यहाँ बसा है, तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में। अगला आपका प्रश्न है कि देशांतर रेखा का दूसरा नाम है मैकमोहन रेखा, मध्याह्न रेखा, मकर रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। देशांतर रेखा का दूसरा नाम है वो है मध्याह्न रेखा। अगला आपका प्रश्न है कि हमारे सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या है 9, 8, 7, 6। जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, तो यहाँ पे हमारे सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या है 8। ठीक है, यानी 98 का ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि पुष्चल तारे बने होते हैं चट्टानों के आकाशीय पिंड से, बर्फ के आकाशीय पिंड से, धूल के आकाशीय पिंड से, चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के आकाशीय पिंड से। बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? पुष्चल तारे बने होते हैं तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। जो पुष्चल तारे बने होते हैं वो चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के आकाशीय पिंड से। अगला आपका प्रश्न है कि एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा का लगने वाला समय है 31 दिन, 30 दिन, 29 दिन, 8 घंटे, 28 दिन, 23 घंटे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 21 दिन, यानी एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा को लगने वाला समय है वो है 31 दिन। अगला आपका प्रश्न है कि गाँव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने की व्यवस्था होती है स्वशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा, विकास खंड शासन द्वारा और तहसील शासन द्वारा। तो गाँव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध कौन करता है? आप सभी को बताना है। तो फ्रेंड्स गांव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने की व्यवस्था होती है वो होती है स्व यानी विकास खंड शासन द्वारा। अगला आपका प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? एकात्मक, 2 दलीय, बहुदलीय, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, बहुदलीय हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, बुध, शनि, वरुण। तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, पृथ्वी का उपग्रह है वो है चंद्रमा। अगला आपका प्रश्न है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, शुक्र, मंगल, शनि। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति। अगला आपका प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के रहने वाले थे ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश, जनजातीय। तो हड़प्पा सभ्यता के रहने वाले थे तो फ्रेंड्स शहरी। ठीक है, यहाँ पे आपका ब करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप सभी को पता ही था कि सिंधु सभ्यता जो था बहुत ही विकसित था, तो जो सिंधु सभ्यता के घर थे वो ईंट से बने थे। ठीक है, यहाँ पे और करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है पुरोहितवास, स्नानागार, अन्नागार, विद्यालय भवन। तो फ्रेंड्स जस्ट हमने शुरू में डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स आप सभी का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्नानागार। तो फ्रेंड्स आज के जितने भी प्रश्न थे बहुत ही महत्वपूर्ण है और 100% मैं कह रही हूँ ना कि आप सभी के एग्जाम में इसी से रिलेट करके प्रश्न आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और मेरी तरफ से आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स।